हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर किया है, तो उससे हमें ये तो पता चल ही गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। एक सेट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लेते हैं और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरैक्शन हम मेजर करते हैं और उसके थ्रू कुछ चीज़ें पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्वांटिटी कितनी है। इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए ये मेजरमेंट्स किए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम बोल सकते हैं लाइट, जो कि ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। तो एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट हम लेते हैं, जैसे यूवी विजिबल में यूवी रेज लिया था या यूवी रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करी थी, विजिबल रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज हैं वो यूज़ की थी। इस वजह से उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हमने रखा था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही जब हम इंफ्रारेड रीजन की लाइट का यूज़ करेंगे टू मेजर समथिंग, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी मेजर करनी है किसी भी सब्सटेंस का, कौन सा वो सब्सटेंस है ये पता लगाना है, तो कोई भी मेजरमेंट हम इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करके कर रहे हैं तो वो कहलाएगी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ये हमारा जो रेंज है ये विजिबल रेंज था, ये अल्ट्रा वायलेट रेंज है। आज हम बात कर रहे हैं आईआर रीजन की, जो कि है इंफ्रारेड रीजन। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड, जो कि विजिबल लाइट के बाद आती है। तो 700 नैनोमीटर के ऊपर की, जो इसके आगे की 750 या 800 से अबव जो लाइट्स होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो आईआर लाइट है वो राइट हैंड साइड में है, यूवी नहीं, विजिबल लाइट के साइड में है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे वेवलेंथ जो है इंक्रीज़ होगी और एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो जो विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड ज़्यादा है। इंफ्रारेड लाइट की जो कि वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी और एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दी विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट। दोनों के कंपैरिजन में आईआर की जो एनर्जी है वो कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी एनर्जी घटेगी और जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो ये यहाँ पे भी काम करेगा। तो जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेक्चर शुरू करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। येस, हमने अभी ये बात करी, जब हम इंफ्रारेड रीजन की लाइट को यूज़ करेंगे तब हम बोलेंगे उसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट इज़ लाइट विथ अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रिक्वेंसी दैन विजिबल लाइट। ये भी अभी डिस्कस कर लिया, ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है और एनर्जी, लॉन्गर वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ है तो एनर्जी कम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू दी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो विजिबल लाइट से वेवलेंथ लॉन्गर होती है और लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो विजिबल लाइट के कंपैरिजन में इंफ्रारेड लाइट का जो एनर्जी है वो कम होगा। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि हमने किसी भी मैटर को आईआर रीजन या कोई भी पर्टिकुलर हमने लाइट प्रोवाइड करी, तो ये हमने सबसे पहले लेक्चर में भी पढ़ लिया था कि जो सब्सटेंस है, जो हमारा सैम्पल है, वो कुछ अमाउंट लाइट अब्जॉर्ब कर देगा और बाकी बची लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। तो हमने देखा था यूवी विजिबल में जब अब्जॉर्प्शन हो रहा था तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे थे। तो इसमें क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स जो आईआर रीजन की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन उनमें शुरू हो जाती है, उन मॉलिक्यूल्स में, उन आयंस में वाइब्रेशन होने लगती है। तो इन्हीं वाइब्रेशंस का जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एडवांटेज लेता है। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो यहाँ पे हो रहा है, या एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो रहा है और वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रही है, उसको ही हमको मेजर करना है और उसके मेजरमेंट पे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं सर्टेन चीज़ों का। When molecules absorb energy they get excited, yes, and vibrates energy
अब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें भी 2 टाइप की वाइब्रेशन है। पहला तो स्ट्रेचिंग टाइप की वाइब्रेशन है, दूसरी बेंडिंग टाइप की वाइब्रेशन है। तो ये 2 मेन टाइप हैं वाइब्रेशन के। या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग होगी, या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद बेंडिंग होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम मॉलिक्यूल सिर्फ स्ट्रेचिंग ही करेगा। डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर फॉर एग्ज़ाम्पल 800 या 850 नैनोमीटर की लाइट पे जो मॉलिक्यूल है उसमें स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है, पर जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी वो और अब्जॉर्ब करता है उसमें बेंडिंग भी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके स्ट्रेचिंग कर रहा है तो वो स्ट्रेचिंग ही करेगा, बेंडिंग नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेचिंग करना है या सिर्फ बेंडिंग करना है। तो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी मॉलिक्यूल वो या तो स्ट्रेचिंग कर सकती है या तो बेंडिंग कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी लाइट दे आर अब्जॉर्बिंग। तो वो डिपेंड करता है कि कैसी लाइट वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितनी वेवलेंथ की वो लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, या कौन से रीजन की IR में भी कौन सी रीजन की लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बेंडिंग की बात हो रही है और स्ट्रेचिंग की बात हो रही है। तो स्ट्रेचिंग में भी 2 टाइप आ जाता है। स्ट्रेचिंग में या तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करेंगे या तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करेंगे। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में इक्वली स्ट्रेच करते हैं, ये इक्वली स्ट्रेच करते हैं मॉलिक्यूल इक्वली। एसिमेट्रिक में क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल है अंदर आता है और दूसरा मॉलिक्यूल है बाहर जाता है। जब ये वाला मॉलिक्यूल वो अंदर तरफ आएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल बाहर तरफ जाएगा। तो ये एसिमेट्रिक टाइप की स्ट्रेचिंग होती है। इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स सेम मूवमेंट करते हैं। जब आउटर साइड पे जाएंगे तो आउटर साइड पे, जब इनर साइड पे आएंगे तो इनर साइड पे एक टाइम में करते हैं। इस वजह से ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाती है और ये वाली एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाती है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग इस टाइप की होती है। अगर बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग 4 टाइप की होती है। इन प्लेन रॉकिंग। इन प्लेन रॉकिंग में क्या होता है, ये सेम प्लेन में मूव करते हैं एक साथ पे। और इन प्लेन सिजरिंग मीन्स सिजर के जैसे। सिजर कैसी होती है, आप ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सिजर का शेप जो सिजर जैसे आप चलाते हो, सिजर बचपन में ही सबको शौक हो जाता है और सब यूज़ करते हैं सिजर। ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है सिजर चलाना। तो सिजर जैसे आप चलाओगे तो जो मूवमेंट रहता है वैसा मूवमेंट बेंडिंग वाइब्रेशन में जब इन प्लेन सिजर की जो परफॉर्मेंस होती है वो इस टाइप की होती है। और प्लेन रॉकिंग में क्या होता है, ये दोनों साथ में मूव करते हैं, साथ में लेफ़्ट मूव करेंगे, साथ में राइट मूव करेंगे। तो बेंडिंग की वाइब्रेशन ऐसी ही कुछ होती है। ठीक है, अगर आउट ऑफ प्लेन वैगिंग करेंगे तो ये जो है ना, ये वाला मॉलिक्यूल अंदर तरफ आएगा और ये वाला मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। इसमें क्या होगा, ये बाहर की ओर जाएगा और ये अंदर की ओर ऐसे मूव करेगा ऐसा। तो ये जब नेक्स्ट जो नियर है वो आउटर साइड पे जाएगा और दोनों सॉरी एक साथ पे रहेंगे, दोनों इनर साइड पे आएंगे। एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों अंदर तरफ एक साथ आएंगे, बाहर तरफ एक साथ जाएंगे। ये होगा आउट ऑफ प्लान वैगिंग। आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टिंग में क्या होगा, जब ये नियर आएगा ये फार पे जाएगा और जब फार वाला नियर आएगा नियर वाला फार पे चला जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसमें मैं GIF पता नहीं मुझे लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती PPT में, बट मुझसे हुआ नहीं तो मैंने पिक्चर्स ही लगा दी। तो अगर आप ये गूगल करोगे ना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, तो इमेजेस में जाओगे तो ये GIFs मिल जाएंगे, मूव करते हुए दिख जाएंगे। तो इनका जो मूवमेंट है वो क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, बट आई होप यहाँ इसमें जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे क्लियर मोस्ट ऑफ दी ये वाइब्रेशन क्लियर हो गए होंगे। आई होप, मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, interaction of molecules which IR light give information about vibration of the molecules। तो जो interaction हो रहा है molecules का IR light के साथ, वो क्या देते हैं, information देते हैं। किसकी, vibration, molecules कैसे vibrate कर रहे हैं ये information देते हैं। जब IR light और molecule का interaction हुआ तो उसके interaction से हमने ये पता लगाया कि कैसे टाइप की vibration हो रही है। मेजर वर्क इज़ टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप एंड बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि फंक्शनल ग्रुप का एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे वो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हो या इनऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हो। तो ऐसे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ किया जाता है,
क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में हम केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं, तो इसे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। इट रेंजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कहाँ रेंजेस नहीं, ठीक है, ये कितने से कितना एरिया में रेंज होता है, 800 नैनोमीटर से 2500 नैनोमीटर की वेवलेंथ आईआर रीजन की होती है। 800 से 2500 नैनोमीटर का जो एरिया है वो आईआर रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, ठीक है। आईआर अब्जॉर्प्शन टू ऑकर टू आईआर अब्जॉर्प्शन टू ऑकर टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो वो कौन सी दो कंडीशन है आईआर अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्ब करने के लिए, आईआर जो रेडिएशन है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए? तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्टिकुलर सैंपल तभी आईआर अब्जॉर्प्शन करेगा, आईआर रेंज की लाइट को अब्जॉर्ब करेगा जब देयर मस्ट बी अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, जब उसमें कोई डाइपोल मूवमेंट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो जब लाइट पड़ी किसी भी मॉलिक्यूल पे और वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लग गए, तो जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगेंगे उनके डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगा। तो जब ये डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगा तो जो आईआर रेडिएशन है वो ये अब्जॉर्ब करेंगे। तो जब थोड़ा सा एनर्जी के इंटरैक्शन में मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं, और वाइब्रेट होने लगेंगे तो उनका डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा। डाइपोल मूवमेंट चेंज होने की वजह से जो आईआर रेडिएशन है वो और अब्जॉर्ब करने का स्कोप इनका बढ़ जाएगा, तो तभी आईआर का जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब होगा। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे रखी हुई है। दूसरा कंडीशन क्या है, द चेंज इन डाइपोल मूवमेंट अलाउड द इंटरैक्शन विच अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। The change in dipole moment allowed the interaction with alternating electrical components। तो जो चेंज हुआ है डाइपोल मूवमेंट, जैसे ही डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा तो डाइपोल मूवमेंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, इंटरैक्शन जो होगा अल्टरनेटिंग करंट का कंपोनेंट के साथ, वो भी इंटरैक्शन उन दोनों में हो पाएगी। तो जैसे कि देखो पहली कंडीशन क्या है कि जो हमने रेडिएशन दी उस रेडिएशन को लेके मॉलिक्यूल ने वाइब्रेट करना शुरू किया। जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा। डाइपोल मूवमेंट चेंज होने से क्या होगा कि ये और ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जैसे ही उन्होंने अब्जॉर्ब करा रेडिएशन, डाइपोल मूवमेंट जैसे ही चेंज हुई, तो डाइपोल मूवमेंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो इंटरैक्शन है अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं आईआर अब्जॉर्प्शन में। तो अब इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, कैसा होता है आईआर रेडिएशन का। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें एक लाइट सोर्स का ज़रूरत होता है, एक लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम जो लाइट है वो हम दे सके कोई पर्टिकुलर रेंज की। इसके बाद बात करेंगे मोनोक्रोमेटर की। तो मोनोक्रोमेटर से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से एरिया की लाइट हमें पास होने देनी है। सैम्पल होल्डर और सैम्पल होने चाहिए, हमें उसे तो डिटेक्ट करना है, तो सैम्पल होल्डर में ही हम सैम्पल डालेंगे जिसका डिटेक्शन होना है। अब डिटेक्टर क्या करता है, जो भी इसने डाटा कैप्चर किया उसको डिटेक्टेबल फॉर्म में लाता है, जिसकी वजह से हम उसे देख सकें और एनालाइज कर सकें। इसके बाद लास्ट में आएगा रिकॉर्डर, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन में सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, एक ग्राफ बन के आता है जो कि अब्जॉर्प्शन को, एमिशन को और बहुत सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव में वो ग्राफ बना हुआ होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ आईआर रेडिएशन ही अब्जॉर्ब करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का वाइब्रेशन एनर्जी शो करते हैं, तो इस वजह से हम इनका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्कीम होता है। ये डायग्राम है एक छोटा सा, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। इसके जो आईआर रेडिएशन का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो ये डायग्राम है ना, रे डायग्राम, वो बहुत डिफरेंट दिया हुआ है, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा तो ये मैंने पिक कर लिया। तो इसमें क्या होता है, आईआर सोर्स होगा जो कि हमारी एनर्जी सोर्स है। जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो होता है, एनर्जी सोर्स से एनर्जी यहाँ पे डली
फॉर एग्जाम्पल ये मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर से क्या होगा, मोनोक्रोमेटर से हमने IR रीजन की एक लाइट ले ली, IR रीजन की लाइट ले ली और यहाँ पे स्लिट प्रेजेंट होते हैं, ग्रेटिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये 2 बीम ऑफ लाइट में स्प्लिट हो जाएगा। 2 बीम ऑफ लाइट में स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, ये सैम्पल सेल है, ये रेफरेंस सेल है। सैम्पल सेल में जो हमें एनालाइज करना है हम वो डालेंगे, रेफरेंस सेल में कुछ नहीं होता है। तो सैम्पल सेल से जब ये बीम ऑफ लाइट आगे आएगी, ये फिर वापस से डिटेक्टर की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी, तो ये डिटेक्टर की तरफ जाएगी। रेफरेंस सेल से जो लाइट आ रही है वो भी डिटेक्टर की ओर ही जाएगी। जो रेफरेंस सेल का जो लाइट है उसमें कोई भी अब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता, वेयर एज जो सैम्पल सेल है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कुछ कंसंट्रेशन सैम्पल में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि ये इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब डिटेक्टर में जाने के बाद ये जो एनर्जीज है वो डिटेक्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसके बाद ये प्रोसेसर में जाएगी, प्रोसेसर में ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद हम डिस्प्ले में ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है। हमने इस डायग्राम से पता लगाया कि किस टाइप का सिस्टम हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ IR के अंदर पे होता है। इसके अलावा लाइट सोर्स की बात करें तो लाइट सोर्स हम डिफरेंट वीडियो में आराम से डिस्कस कर लेंगे कि कितने टाइप के लाइट सोर्स होते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि IR में कौन कौन सा लाइट सोर्स यूज़ हो रहे हैं, UV विजिबल में कौन सा लाइट सोर्स यूज़ हो रहे हैं, और इन लाइट सोर्सेज में क्या होता है हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि जो लाइट सोर्स है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो कौन कौन सा होता है, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं लाइट सोर्स के लिए। तो IR इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। येस, सोर्स ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, नर्नस ग्लोवर की यूज़ करते हैं। ये भी एक रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाला हमारा सोर्स है। इसके अलावा इनकैंडेसेंट लैम्प का यूज़ किया जाता है, मर्क्यूरी आर्क यूज़ कर सकते हैं, और ग्लोबर सोर्स का यूज़ भी किया जाता है। इसके अलावा 1-2 और हैं, बट ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है IR एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम इन लाइट सोर्सेज का यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस दी IR रेडिएशन। अब IR रेडिएशन तो हमने मिल गया, अब वो कहाँ जाएगी, मोनोक्रोमेटर पे जाएगी। वेरियस टाइप ऑफ मोनोक्रोमेटर्स आर प्रिज्म, ग्रेटिंग्स एंड फिल्टर्स। प्रिज्म यूज़ होते हैं, ग्रेटिंग्स यूज़ होते हैं और फिल्टर्स यूज़ होते हैं ताकि हम एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ रेडिएशन को आगे पास होने का परमिशन दे दें। प्रिज्म आर मेड अप ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। जो प्रिज्म है वो किससे बना हो सकता है, पोटेशियम ब्रोमाइड से, सोडियम क्लोराइड से या सीजियम आयोडाइड से। तो इन सारी चीज़ों से वो प्रिज्म बना हो सकता है। जो मोनोक्रोमेटर है उसमें प्रिज्म, ग्रेटिंग्स और फिल्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेंज की लाइट को। तो ऐसा कुछ होता है। फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ लिथियम फ्लोराइड एंड डिफ्रैक्शनल ग्रेटिंग्स आर मेड अप ऑफ एल्कली हाइलाइट्स। तो जो ग्रेटिंग्स होते हैं वे एल्कली हाइलाइट्स के बने होते हैं। जो फिल्टर यूज़ कर रहे होते हैं हमने वो लिथियम फ्लोराइड के होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है। तो जैसे कि ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि प्रिज्म है, प्रिज्म के बाद स्लिट होती है जिससे हम डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट को हम मोनोक्रोम कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लाइट को। तो ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है वो क्या होता है, ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें जब वाइट लाइट जाती है तो ऐसे अपने विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, कौन सी रेंज की लाइट चाहिए। फिर उसको स्लिट के थ्रू हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या स्लिट के थ्रू हम उसे कैप्चर कर लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट को हम उससे जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर अब बात करें अगर सैम्पल की, सैम्पल सेल और सैम्पल ऑफ सब्सटेंस। तो जो IR है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें सैम्पल प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा झंझट वाला काम है जो सैम्पल प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे, बट यहाँ पे ये हम जान लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सैम्पल हम यूज़ कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो सॉलिड सैम्पल कैसे प्रिपेयर करना है, लिक्विड का सैम्पल कैसे प्रिपेयर होता है और गैसियस सैम्पल कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अच्छे से डिटेल से बात कर लेंगे कि सैम्पल का प्रिपरेशन कैसा होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सैम्पल्स को इसमें एनालाइज कर सकते हैं। सॉलिड सैम्पल इज प्रेसेस बाय पैलेट टेक्निक। पैलेट टेक्निक के अलावा 3-4 और टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉलिड सैम्पल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिक्विड केप्ट बिटवीन 2 सॉल्ट प्लेट्स। लिक्विड का भी हम आराम से कर लेंगे। तो लिक्विड को भी ये आइडिया रख लो कि जो लिक्विड सैंपल है उसको 2 सॉल्ट प्लेट के बीच में करके हम यूज़ करते हैं
एग्जामिनेशन के लिए। गैस के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, सिमिलर प्रोसीजर यूज़ करते हैं गैस सैम्पल की सैम्पलिंग के लिए। तो जो सैम्पलिंग है वो हम अलग से आराम से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सैम्पलिंग हो जाती है, सैम्पल सेल में हम सैम्पल जो प्रिपेयर करा है वो रखते हैं। फिर डिटेक्टर जो भी इंफॉर्मेशन आई डिटेक्टर के पास, वो उसे डिटेक्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो डिटेक्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं, डिटेक्टर भी हम आराम से करेंगे। अगर एक ही वीडियो में सारा कुछ हड़बड़ी में कर लिया ना तो ढंग से समझ में नहीं आएगा किसी को भी, और वीडियो भी लेंदी हो जाएगी, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई देखेगा भी नहीं। तो इसी वजह से अभी आपको ये याद रखना है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से डिटेक्टर्स, कौन कौन सा लाइट सोर्स यूज़ हो रहा है, तो आपको नाम याद रखना है। बट इनमें पूरा क्या होता है एग्जैक्टली ये क्या होते हैं, जैसे कि थर्मोकपल्स की मैंने बात करी, तो थर्मोकपल्स क्या होते हैं हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक आराम से वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ लाइट सोर्स कौन कौन से होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है ये देख लेंगे, प्रिज्म में क्या मैकेनिज्म होता है वो देख लेंगे, डिटेक्टर्स कौन कौन से और उनमें क्या मैकेनिज्म होता है, ये सारे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। बट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, डिटेक्टर्स लाइक थर्मोकपल्स यूज़ होते हैं, बोलोमीटर्स यूज़ होते हैं, थर्मोस्टेट्स यूज़ होते हैं, थर्मिस्टर्स यूज़ होते हैं, और इसके अलावा गोले सेल आर यूज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जाती हैं एज अ डिटेक्टर इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद बात करें रिकॉर्डर की, तो जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे तो कंप्यूटर ही रिकॉर्ड करता है सारा कुछ। रिकॉर्डर्स कलेक्ट ऑल दी रेटिंग्स एंड गिव द रिजल्ट एज अ ग्राफ। एक ग्राफ मिलता है जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कि क्या हिसाब किताब हुआ है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो डिटेक्टर से रिकॉर्डर में जाएगी इन्फॉर्मेशन और वो हमें एक स्क्रीन में पता चल जाएगी। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, बट आइडेंटिफिकेशन, सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ट्रेस एलिमेंट मिला है, कोई ट्रेस एविडेंस मिला है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी एंड अडल्ट्रेंट्स, तो ये किस में होता है, ये यूज़ होता है आर्सन के केसेस में। जैसे कि आपने वहाँ पे कोई आर्सन का केस है, वहाँ पे पेट्रोल, डीजल या कोई भी चीज़ें ऐसी यूज़ की गई हैं, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ है, क्या अडल्ट्रेंट्स है। तो इन सारी चीज़ों का डिटेक्शन हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है IR, बहुत ज़्यादा फेमस है IR फॉर एनालाइजिंग द फंक्शनल ग्रुप या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। IR बहुत ही फेमस है, और फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए IR ही यूज़ करते हैं जितने भी केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं। और अगर हमें भी कोई इम्पॉर्टेंट अगर काम है, जैसे कि फॉरेंसिक में भी अगर कोई एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कोई लेना देना है, तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूजेस और एप्लीकेशन के अंदर आती हैं। तो हम ये सारी एप्लीकेशन कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इन सारी चीज़ों में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और मैंने इस बार थैंक यू और ऑल द बेस्ट की स्लाइड लगाई है, और साथ में एक इमोजी भी लगाया है। अच्छा, आज वर्ल्ड इमोजी डे है, मैंने न्यूज़ में देखा था, तो हैप्पी वर्ल्ड इमोजी डे। बट आई थिंक आप वर्ल्ड इमोजी डे में इसे नहीं देखोगे, प्रोबेबली कल ये वीडियो देख पाओगे। और मुझे कोई गारंटी नहीं कि यहाँ तक आप लोग वीडियो देखते भी हो, बट स्टिल जो भी देख रहा है, थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी थैंकफुल।